नमस्कार। कालीबंगा की सभ्यता के विषय में बात कर रहे थे हम लोग। इस सभ्यता को कुछ विद्वान सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो कालीबंगा की सभ्यता की जब खुदाई की गई तो खुदाई का जो कार्य था वो 5 स्तरों तक किया गया था, जिनमें से प्रथम और द्वितीय स्तर जो है उनको हड़प्पा की सभ्यता से पूर्व का माना गया था, जिसे हम हड़प्पा पूर्व सभ्यता के नाम से जानते हैं। और जो ऊपर वाले स्तर है तीसरा, चौथा और पांचवा, वो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता के एक केंद्र था। तो हम बात कर रहे थे हड़प्पा पूर्व सभ्यता, यानी प्रथम और द्वितीय स्तर जो है वहाँ की खुदाई से प्राप्त जो सभ्यता थी, जो हड़प्पा की अपेक्षा प्राचीन थी कालक्रम में, उसकी विशेषताओं के विषय में बात कर रहे थे। तो कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करते हैं इस स्तर से जो हमें मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, यानी हड़प्पा पूर्व की जो सभ्यता के लेयर्स हैं वहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों की कुछ प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें तो बर्तन जो है वो काफ़ी पतले हैं, वेट में काफ़ी हल्के हैं। हालांकि इन्हें चाक पर बनाया जाता था, परंतु फिर भी इन बर्तनों में सुडोलता और सुंदरता दिखाई नहीं देती है। बर्तनों का रंग लाल है, लेकिन उन पर कहीं कहीं काली और सफ़ेद रंग की धारियाँ भी बनाई गई हैं। इन बर्तनों को अलंकृत किया जाता था, तो बहुत सारी रेखाएं मिलती हैं जिनके माध्यम से बर्तनों को अलंकृत किया जाता था, जैसे कि चौकोर, गोल, जालीदार, वृत्ताकार, त्रिकोण, समानांतर। इस तरह के पैटर्न के माध्यम से इन मिट्टी के बर्तनों को अलंकृत किया जाता था। कुछ आकृतियाँ भी मिली हैं, जैसे फूल, पत्ती, पक्षी, खजूर, इन चीज़ों की आकृतियाँ मिली है। कुछ बर्तनों पर मछली, कछुए, बतख, हिरन आदि की आकृतियाँ भी मिलती है। बहुत सारे बर्तन जो हमें मिले मिट्टी के, उनमें घड़े जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में आते हैं, प्याले, लोटे, हांडियाँ, तवे, ढक्कन, इस तरह के तमाम अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तनों के अलावा बहुत सारे खिलौने हमें इस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई है, चूड़ियाँ जो है वो मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ बहुत सारी मिली हैं। खेलने के लिए जो शतरंज और चौसर की गोटियाँ हैं, तोल के बाट के अवशेष हमें मिलते हैं। तांबे की चूड़ियाँ तो मिली ही है। सभ्यता की का जो नामकरण है कालीबंगा, वो इन तांबे की चूड़ियों के द्वारा ही किया गया है, जो कालीबंगा जो नाम ओरिजिनेट हुआ है। तो ये तांबे की चूड़ियाँ, बहुत सारे तांबे के औजार, आभूषण, ये तमाम चीज़ें जो हमें वहाँ से प्राप्त हुई है। कालीबंगा के दुर्ग से लगभग 300 मीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिमी दिशा में एक कब्रिस्तान भी मिला है, और इस कब्रिस्तान के अध्ययन से ये अनुमान लगाया है पुरातत्ववेत्ताओं ने कि कालीबंगा में 3 प्रकार से दाह संस्कार किया जाता था। आयताकार या अंडाकार जो खड्डे हैं उनमें शव को सीधा लिटा दिया जाता था। दूसरा, वृत्ताकार गत जो होते थे उनमें शवाधान किया जाता था। और तीसरा तरीका आयताकार या अंडाकार गतों में मृदभांड के साथ में, यानी मिट्टी के बर्तनों के साथ में शवाधान की जो प्रक्रिया की जाती थी। दूसरा और तीसरा जो प्रकार है उन जो कब्रों में मिलता है उनमें हमें शव नहीं मिलते, दूसरी सामग्रियाँ मिलती है। ये माना जाता है कि प्रतीकात्मक शवाधान के तरीके रहे होंगे, यानी वृत्ताकार और अंडाकार जो हमें गत मिले जिनमें शवाधान किया गया है। जो आयताकार या अंडाकार गत थी उनमें हमें शव के अवशेष मिले, जिनमें शव को लिटाया जाता था। शव का सिर जो है उत्तर दिशा की ओर रखा जाता था और पैर दक्षिण दिशा की ओर जाते थे। सिर के पास में कुछ पात्र रखे जाते थे मिट्टी के। एक कब्र में हमें तांबे का दर्पण भी मिला है। इस तरह के जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, इस तरह के जो अवशेष हैं वो मिस्र की पिरामिड से भी हमें प्राप्त होते हैं। तो संभवतः प्राचीन समय में इस तरह की शवाधान की जो पद्धतियाँ हैं वो प्रचलित रही होती होंगी। शव के साथ उसके द्वारा जो प्रयुक्त सामान था वो भी रखा जाता था। तो इस तरह के बहुत सारे अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। अस्थि पंजर जो मिले उसमें कपाल छेदन की प्रक्रिया के प्रमाण भी हमको मिलते हैं। तो एक कपाल में कुछ छेद के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी
समाधान के तरीके जो हैं वो हमें इस सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त होते हैं। लिपि की अगर हम बात करें तो जो खुदाई से प्राप्त मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी की मोहरें मिली हैं, इन पर जो अंकित लिपि मिली है वो सिंधु लिपि से मिलती जुलती है। और ये जो लिपि लिखी जाती थी ये दाईं से बाईं ओर की तरफ लिखी जाती थी। ये जो पद्धति है दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था, इस पद्धति को बूस्ट्रोफेडन के नाम से जाना जाता है। मोहरों पर वृषभ और अन्य पशुओं के चित्र भी मिलते हैं। इस तरह के तमाम अवशेष जो है हमें प्राप्त होते हैं। कृषि कार्य संबंधी अवशेष की अगर हम बात करें, कालीबंगा से जो कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले हैं, जो प्राक हड़प्पा क्षेत्र से मिले हैं कालक्रम के अनुसार, उसमें हमें हल से अंकित रेखाओं के अवशेष प्राप्त होते हैं, जो संसार के प्राचीनतम इस तरह के अपने आप में अवशेष प्राप्त होते हैं, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ का मानव जो है उस समय में भी उन्नत रूप से कृषि कार्य करने में प्रवृत्त हो गया है। साथ ही साथ बैल और अन्य पालतू पशुओं की मूर्तियाँ भी हमें प्राप्त होती है। जो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है उसमें हमें पता चलता है जुताई किस तरह से की जाती थी। तो जो हराइयाँ डाली जाती थी जुताई के लिए वो पूर्व पश्चिम में और दूसरी ओर उत्तर से दक्षिण की ओर हमें दिखाई देती है। साथ ही साथ हमें यहाँ जो फसल बोई जाती थी उनमें चना और सरसों साथ में बोया जाता था। इस तरह के साक्ष्य भी अवेलेबल होते हैं। तो कृषि कार्य संबंधित अवशेष जो हैं, जुते हुए खेत संबंधी जो साक्ष्य हैं, उनकी वजह से हड़प्पा कालीबंगा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्थल माना जाता है, हड़प्पा से भी पूर्व कालक्रम की दृष्टि से। धर्म संबंधी अवशेषों की अगर हम बात करें तो जिस तरह के अवशेष मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिलते हैं, जैसे माता देवी की मूर्तियाँ, ये मूर्तियाँ हमें कालीबंगा से प्राप्त नहीं होती। यहाँ पर विशिष्ट तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं। यहाँ पर हमें अग्निवेदियों के अवशेष या साक्ष्य मिलते हैं, जो आयताकार भी हैं, वर्तुल आकार में भी मिलती हैं, अंडाकार भी उनका शेप हमको मिलता है। और ये जो अग्निवेदियाँ मिलती हैं इसमें हमें हड्डियों के अवशेष भी मिलते हैं, बैल की हड्डियों के अवशेष, बारहसिंगा की हड्डियों के अवशेष। और उसे ये सिद्ध होता है कि यहाँ का मनुष्य यज्ञ भी करता था और इस यज्ञ में वो पशु बलि भी प्रदान किया करता था। तो ये अत्यंत ही उन्नत सभ्यता जो है उसके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कालीबंगा की सभ्यता का विनाश किस तरह से होता है। तो सामान्यतः ये माना जाता है कि बारिश कम आना शुरू हो गई होगी, वर्षा में कमी आती गई होगी, और चूँकि ये रेगिस्तान का एरिया है तो रेतीली भूमि में उगने वाले वृक्ष और झाड़ियाँ और भी अधिक मात्रा में होने लगी, और जिसकी वजह से जो नदी का पानी का बहाव इस ओर होता था वो धीरे धीरे नदी का पानी कम हो गया, और इसकी वजह से खाद्य सामग्री जो है वो इस क्षेत्र में मिलना कम हो गई, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने अपना स्थान बदल दिया और इस तरह से ये सभ्यता जो है विनाश की अवस्था तक पहुँच गई। सरस्वती नदी किस तरह से विलुप्त हुई या अंतर्ध्यान हुई, इस तरह के बहुत सारे उल्लेख जो है वो पुराणों में भी हमें मिलते हैं कि किस तरह से सरस्वती नदी जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से संभवतः कालीबंगा की सभ्यता का विनाश हुआ होगा। गोपीनाथ शर्मा ये मानते हैं कि संभवतः भूचाल से या जो कच्छ का रन था उसमें रेत भर गई होगी, जिसकी वजह से जो समुद्री हवाएं इस ओर नमी लेकर आती थी, जो बारिश का कारण बनती थी, अब वो हवाएं सूखी चलने लगी, जिसकी वजह से बारिश होना बंद हो गया और धीरे धीरे ये जो क्षेत्र था ये रेत का समुद्र बनता गया, रेगिस्तान में तब्दील होता गया। तो इस तरह से बहुत सारे विचार हैं जिनकी वजह से ये सभ्यता का विनाश हुआ होगा, जो अत्यंत ही उत्कृष्ट कोटि की सभ्यता की श्रेणी में मानी जाती है। इसका जो टाइम पीरियड है गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 2400 ईसा पूर्व से लगभग 2250 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। ये इसका वो काल है जब वो काफ़ी विकसित अवस्था में रही होगी, यानी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो पीरियड है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो लगभग 2900 ईसा पूर्व के समय में ये सभ्यता का जन्म हुआ होगा। फिर धीरे धीरे ये सभ्यता अपने उत्कर्ष पर पहुंची और फिर किसी भी कारण से या बहुत सारे कारणों के संयोग से इस सभ्यता का धीरे धीरे विनाश हो गया होगा, और फिर वो जो लोग जिन्होंने सभ्यता का निर्माण किया होगा
वो लोग वहाँ से विस्थापित हो गए होंगे। तो राजस्थान में ये एक इम्पॉर्टेंट सभ्यता के तौर पे मानी जाती है, जो जीके की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान के जीके की दृष्टि से, और भी ये पार्ट सेकेंड ईयर का पार्ट तो है ही है। तो ये अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कालीबंगा की सभ्यता। थैंक यू।